दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर निसार अंसारी का नाम सामने आया है। जांच से पता चला है कि डॉक्टर अंसारी ने पहले कानपुर में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर शाहीन के साथ काम किया था। फिलहाल वो लखनऊ के एरा अस्पताल में कार्यरत हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं। एजेंसियां डॉक्टर अंसारी की भूमिका और विस्फोट मामले से उनके संभावित संबंधों की गहनता से जांच कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून के आईएसबीटी अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का अचानक निरीक्षण किया। वहां अत्यधिक गंदगी देखकर वो अधिकारियों पर भड़क उठे और उन्हें कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं झाड़ू उठाकर आईएसबीटी परिसर में सफाई अभियान चलाया। उन्होंने यात्रियों के साथ रोडवेज बस में भी बातचीत की और उनके यात्रा अनुभव की जानकारी ली। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के स्वच्छता के प्रति सख्त रुख को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में ग्रामीण छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए ये महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। यहां के 303 पंचायत भवनों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। इसके लिए 12.12 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी मिल गई है। प्रत्येक लाइब्रेरी पर लगभग 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इन पुस्तकालयों में ई बुक्स, ऑडियो वीडियो लेक्चर और प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधन और डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है। संजय सिंह का भाजपा पर हमला। आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं और सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। संजय सिंह ने पिछड़े वर्गों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उनके अनुसार भाजपा सरकार इन कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी आप इन वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेगी। कानपुर के बिल्हौर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक युवती ने छेड़छाड़ से तंग आकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड की जीभ दांतों से काट दी। युवक और युवती पहले प्रेम संबंध में थे, लेकिन युवती की शादी तय होने के बाद उसने युवक से मिलना जुलना बंद कर दिया था। युवक द्वारा खेत पर युवती से छेड़छाड़ करने के बाद युवती ने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। किशनगंज पुलिस ने लाखों रुपए के ब्राउन शुगर तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर नामक मादक पदार्थ बरामद किया है। पुलिस अब इस अंतर्राज्यीय रैकेट के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर अन्य तस्करों की तलाश की जा रही है, ताकि इस अवैध धंधे को पूरी तरह खत्म किया जा सके। बिहार के समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना हुई है। यहां एक पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस टीम एक मामले की जांच के सिलसिले में इलाके में गई थी जब उन पर यह हमला हुआ। सभी घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान फाजिल के रूप में हुई है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस ने उनके पास से गोवंश और गोक्षी के उपकरण भी बरामद किए हैं। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस सघन जांच और छापेमारी कर रही है। सांसद पप्पू यादव ने सहरसा में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वोट चोरी और धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से उन्हें चुनाव में हराया गया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अलर्ट करते हुए भाजपा पर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ेगी और बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद उनकी पार्टी जेडीयू को भी तोड़ा जाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार को विपक्ष के साथ आने की सलाह दी। फिरोजाबाद की एक अदालत ने 4 साल के बेटे को जहर देकर मारने के जुर्म में पिता सुनील कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुनील कुमार नशे का आदी था और वो अपने बेटों को अपना नहीं मानता था। उसने पहले भी कई बार बच्चों को मारने की धमकी दी थी। न्यायालय ने इस जघन्य अपराध को दुर्लभतम मानते हुए सुनील कुमार को दोषी पाया और उसे कड़ी सजा दी। यह फैसला समाज में पारिवारिक हिंसा के प्रति एक कड़ा संदेश देता है। बेंगलुरु मेट्रो ने 20 किलोमीटर की दूरी मात्र 25 मिनट में तय करके एक दान किए गए हृदय को सफलतापूर्वक ट्रांसपोर्ट किया। इस त्वरित परिवहन ने एक जीवन बचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
नारायण हेल्थ सिटी के लिए ये कार्य BMRCL बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के उत्कृष्ट समन्वय से संभव हो पाया। रागीगुड्डा से बोम्मासंद्रा तक ऑर्गन का समय पर पहुंचना बेंगलुरु मेट्रो को जीवन रक्षा का जरिया बना गया। अस्पताल ने अंगदान करने वाले परिवार का आभार व्यक्त किया। सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले एक महीने में सोना 9,508 रुपये तक सस्ता हुआ है, वहीं चांदी प्रति किलोग्राम 14,297 रुपये तक गिर गई है। इस गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक बाजार में कमजोर रुझान, आर्थिक अनिश्चितता और डॉलर की मजबूती है, जिसने कीमतों पर दबाव डाला है। 18 नवंबर 2025 को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट लगभग 1,21,230 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट लगभग 1,51,850 रुपये प्रति किलोग्राम रहा है। नोट: आपके शहर के ताज़ा और सटीक रेट स्थानीय सराफा बाजार से पता करें। दिल्ली ब्लास्ट मामले की मुख्य आरोपी डॉक्टर शाहीन सईद ने धमाके से पहले एक नई ब्रेजा कार नकद में खरीदी थी। कार खरीदते समय डॉक्टर मुजम्मिल भी उसके साथ था और दोनों की मिठाई वाली मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। ये कार अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर से बरामद हुई है, जिसमें डॉक्टरों का कोट और अन्य सामान मिला। जांच एजेंसियां इस कार के इस्तेमाल पर शक कर रही हैं। उनका मानना है कि इसका उपयोग विस्फोटक सामग्री ले जाने में किया गया होगा। तीनों डॉक्टर कम मेलजोल रखते थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 2/1वीं किस्त बुधवार को जारी की जाएगी। इसका सीधा लाभ संभल जिले के 3.39 लाख किसानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयंबटूर से दोपहर 2 बजे इस राशि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण करेंगे। संभल में बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पीएम मोदी के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। बिहार चुनाव के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में कलह खुलकर सामने आई है, जिससे रोहिणी आचार्य समेत 5 बेटियों ने घर छोड़ दिया। लालू यादव और राबड़ी देवी की 9 संतानें हैं, 2 बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप और 7 बेटियां। तेजस्वी यादव बिहार में प्रमुख नेता हैं, जबकि तेज प्रताप की अपनी अलग राजनीतिक राह है। रोहिणी हाल ही में किडनी दान करने के कारण चर्चा में रहीं। पारिवारिक विवादों के कारण अब ये राजनीतिक परिवार सुर्खियों में है, जहां कुछ सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं और कुछ दूर हैं। ईरान ने 22 नवंबर से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री प्रवेश की सुविधा बंद कर दी है। यह बड़ा फैसला धोखाधड़ी और तस्करी के बढ़ते मामलों के कारण लिया गया है। पहले ये सुविधा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार कई भारतीयों को फर्जी नौकरी या तीसरे देशों में भेजने का झांसा देकर ईरान ले जाया गया और वहां उनका फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया। अब ईरान जाने वाले सभी सामान्य पासपोर्ट धारकों को वीजा लेना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भाजपा का इमरान मसूद पर पलटवार। दिल्ली ब्लास्ट मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हमलावरों को भटका हुआ युवा बताया, जिस पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मसूद पर आतंकवादियों का बचाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में आतंकवादी बचाओ गैंग सक्रिय हो गया है। मसूद ने कहा था कि फिदाइन हमला इस्लाम में हराम है और ये भटके हुए लोग हैं, लेकिन भाजपा ने उनके इस बयान को आतंकवाद को संरक्षण देने वाला बताया। भाजपा ने कांग्रेस को लताड़ते हुए विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति के लिए आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद पाकिस्तान स्थित एक हैंडलर का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उस्ताद फरहतुल्लाह गौरी की आवाज है, जो धमाके की तारीफ कर रहा है। गौरी ने रामेश्वरम कैफे विस्फोट के हैंडलर के तौर पर कहा कि हमले का निशाना मुसलमान नहीं थे। उसने धमकाते हुए कहा कि अभी कई और धमाके होंगे। इस वीडियो को सुरक्षा एजेंसियों ने डार्क वेब से बरामद किया है। फरहतुल्लाह गौरी ने अपने वीडियो में भारत को धमकी दी है और कई सुरक्षा एजेंसियों को भी कोसा है। यह वीडियो भारत में स्लीपर सेल के खतरों को और बढ़ा देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ सीमा शुल्क को लेकर दिए गए अपने बयानों के कारण चर्चा में रहे। टैरिफ के सवाल पर उन्होंने पहले भड़कते हुए कहा कि उन्होंने कुछ लोगों को समझा दिया है, पर बाद में अपने बयान पर खुद ही सफाई दी। उन्होंने कहा कि ट्रेड और टैरिफ पर मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने वाले लोगों पर चिल्लाने के कारण उनकी आवाज कर्कश हो गई थी। ट्रंप का टैरिफ को अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी बताने का रवैया हमेशा विवादास्पद रहा है, जिसके चलते उनके बयानों में अक्सर विरोधाभास देखने को मिलता है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत का रुख। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अपदस्थ पीएम शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई है।
इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से उनके तुरंत प्रत्यर्पण की मांग की है। भारत ने प्रत्यर्पण पर सीधी टिप्पणी नहीं की, बल्कि कहा कि वो बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के लिए सभी पक्षों के साथ रचनात्मक बातचीत जारी रखेगा। नियम: भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि 2013 के तहत भारत राजनीतिक रूप से प्रेरित माने जाने वाले मामलों में प्रत्यर्पण से इनकार करने का अधिकार रखता है। योगी सरकार और हस्तशिल्प: उत्तर प्रदेश सरकार वोकल फॉर लोकल पहल के तहत हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। एक जिला एक उत्पाद ODOP जैसी योजनाओं से पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित किया गया है। लखनऊ, आगरा और वाराणसी में PM एकता मॉल का निर्माण किया जा रहा है, जो 75 जिलों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाएंगे। इससे हस्तशिल्पियों को सहायता मिल रही है, रोजगार सृजित हो रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त बन रही है। उत्पादों की वैश्विक मांग में भी वृद्धि हो रही है।